हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपने इस वीडियो में 2016 की क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास के संबंध में है। अभी तक हमने 2016 के बाद के 2016 से लेके 2024 तक के सभी पेपर्स, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास के सभी पेपर्स का चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वहाँ पर उसको देखें, और जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं 2016 के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो है ना वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के संबंध में है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बाल विकास की बात कर रहा है, बालकों के विकास की अवस्थाओं की बात कर रहा है, तो आप 5 भागों में इसको करेंगे, है ना। 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो शैशवावस्था है ना, शैशवावस्था। दूसरा जो है आपका वो है पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा है आपका मध्य बाल्यावस्था। चौथा है उत्तर बाल्यावस्था, और 5वां है आपका किशोरावस्था। ठीक है, तो ये आपके 5 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आप जानते हैं कि ऐसे गुण को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता ऐसा गुण है जो कि बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक, अब आएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो स्टूडेंट्स, बुद्धि के समूह कारक या ग्रुप फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो थर्स्टन ने किया है। किसने किया है? थर्स्टन। और थर्स्टन ने इसे 1938 में इस समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसमें कहा कि बुद्धि के अंदर कुछ प्राथमिक कारक होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन्हें उन्होंने प्राथमिक कारक या प्राइमरी फैक्टर कहा, और वही प्राथमिक कारक समस्त बुद्धि के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उन्हीं छोटे छोटे प्राथमिक कारकों से मिलकर हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, और वही प्राथमिक कारक समस्त क्रियाओं में या समस्त क्रियाओं को करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन जो है वह है भाटिया बैटरी परीक्षण, जो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और इस बुद्धि परीक्षण द्वारा जो है अशाब्दिक रूप से हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर दिए हुए हैं वह आपके व्यक्तित्व मापन से संबंधित परीक्षण हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन तो हर एक पेपर में पूछता है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये 4 अवस्थाओं में जो है संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने बांटा। संवेदी, सबसे पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं संवेदी पेशीय या गामक अवस्था, है ना। फिर दूसरा है पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो ये 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की जो इन्होंने दी हैं। ठीक है, और इन अवस्थाओं का काल क्या है वो भी आइए हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जीन पियाजे ने जो सबसे पहली जो अवस्था है वो उन्होंने कहा कि यह जो अवस्था है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था चलती है। उसके बाद 2 वर्ष के बाद से, है ना, अर्थात 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक की अवस्था तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और यह अवस्था जो है वो 7 से लेके 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और 12 वर्ष के बाद जो आगे की अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वह सबसे अंतिम अवस्था है, और यह अवस्था जो है लगभग 12 वर्ष से शुरू होकर और 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, उनके अनुसार है 12 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं इसे 11 से 18 वर्ष भी कहा गया है ना, कहीं कहीं इसे 11 से 18 वर्ष भी कहा गया है, लेकिन मूल रूप से ये 12 से 15 वर्ष ये अवस्था चलती है। ठीक है, यानी आप यूँ कहें कि 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो इसका काल भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो जब कोई नवीन रचना या विचार की बात आएगी तो हम सृजनात्मकता पर जाएंगे, क्योंकि सृजनात्मकता व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसमें वह कुछ नया करता है, कुछ नई चीज़ खोजता है। अब वो विचार हो सकती है, रचना हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार उसकी समस्त योग्यता को व्यक्त करने वाला जो गुण है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है ना, पर्सनैलिटी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। TAT बार बार क्वेश्चन पूछा गया। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो TAT का निर्माण जो है वो मॉर्गन और मरे ने किया है। मरे एंड मॉर्गन ने TAT बुद्धि परीक्षण, TAT जो है व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी व्यवहार में परिवर्तन की बात की होगी तो यह अधिगम की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। आगे कहा कि बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर पाता है ना, तो इसे परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी के कारण ही बालक जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ एक विशेष समय पर कोई कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आने लगती है, तो ये परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे स्टूडेंट्स। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? मुख्य सिद्धांतों की बात कर रहा है तो 3 हो जाएंगे। ठीक है,
थॉर्नडाइक ने अपनी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, जो कि बिल्ली पर किया गया था, और ये इसमें तीन मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तत्परता का नियम या सिद्धांत, है ना, दूसरा अभ्यास, और तीसरा जो नियम है वो क्या है, प्रभाव। ठीक है, ये 3 नियम है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर कुत्ते पर उन्होंने किया था। ठीक है, कुत्ते के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अब थॉर्नडाइक के बारे में भी पूछा गया, तो अभी मैंने बताया कि थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, लेकिन सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो जो है समग्रवादी सिद्धांत है या पूर्णाकृतिवादी सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो कॉलर के सिद्धांत को समग्रवादी सिद्धांतों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर, और ये सिद्धांत कहता है, ये जो इस श्रेणी के अंदर आने वाले जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि अधिगम पूर्ण समस्या समाधान का परिणाम है, और जब हम समस्या की पूरी परिस्थिति को, जब हम समग्र परिस्थिति को समझ लेते हैं, और उस समग्र परिस्थिति को समझने के बाद हमारे मस्तिष्क में एक सूझ पैदा होती है उस समस्या के समाधान के लिए, और उस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं, और एक बार जब समस्या का समाधान हो जाता है फिर हम अधिगम भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ हो जाता है, तो इसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में शांत चित्त होकर अपने आप को सामंजित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि अति लघु उत्तरीय का है। तो यहाँ पर कहा गया कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बाल्यावस्था जो है उसकी अवधि यहाँ पर 6 से लेके 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष तक की आयु जो है वो आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। अशिक्षित व्यक्ति अथवा बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण द्वारा किए जाते हैं? तो देखिए, बुद्धि का मापन सभी मापनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक, है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो चूंकि ये जो व्यक्ति अथवा बालक हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शब्दों का उपयोग करके बुद्धि परीक्षण नहीं किया जाता, कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, कुछ चित्र या कुछ आकृतियाँ दिखाकर उनकी बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वह अशिक्षित बालकों के लिए है, तो अशिक्षित बालकों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। समझ में आ गया ना, ये चीज़ है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनियल गोलमैन, है ना। संवेगात्मक विकास से संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत है वो दिया है डेनियल गोलमैन ने, है ना, 1995। डेनियल गोलमैन 1995। ठीक है, इन्होंने दिया था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा
ब्रिजेस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने विभिन्न आयु में आने वाले संवेगों के बारे में बताया है कि किस आयु के अंदर कौन सा संवेग बालक के अंदर आता है। इस चीज़ का पता लगाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है ब्रिजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो सिर्फ तीसरी अवस्था के बारे में कहा गया। तो उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसको मैंने पहले ही अभी इसी वीडियो में बताया है। तो उसमें जो तीसरी अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जो कि 7 से लेके और 12 वर्ष तक की जो है ये अवस्था चलती है। तो ये कह सकते हैं कि ये बाल्यावस्था है ना। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उसमें से यदि बाल विकास की अवस्थाओं के रूप में देखा जाए तो ये जो फेज़ आता है आयु का, ये बाल्यावस्था का काल है, जो कि बालकों के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। तो ये भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, भाषा विकास समझ गए स्टूडेंट्स। तो भाषा विकास में क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव द्वारा बातचीत, है ना, फिर उसके बाद वाक्य निर्माण धीरे धीरे उसके अंत में। ठीक, तो भाषा विकास याद रखेंगे। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के ये जो प्रकार हैं ये कार्ल जुंग ने दिए थे, और 3 प्रकार उन्होंने बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व द्वारा जो है मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर उनके लिए सोचते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। CAT का निर्माण किसने किया? चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। तो ये एक नया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो है अभी तक ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था, है ना। तो 2016 में ये प्रश्न आया कि CAT का निर्माण किसने किया, किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण जो है वो लियोपोल्ड बैलक नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया। क्या नाम है इनका? लियोपोल्ड बैलक। ठीक है, लियोपोल्ड बैलक ने इसका जो है विकास 1948 ईस्वी में किया था। और ये जो CAT है वह 3 से लेके 10 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए होता है। 3 से लेके 10 वर्ष, यानी आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, है ना। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बालकों के लिए ये मूल रूप से ये CAT व्यक्तित्व परीक्षण के निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? तो स्टेनले हॉल की ये परिभाषा जो है कई बार जो है आ चुकी है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और संवेग की अवस्था है ना। किशोरावस्था क्या है? बड़े बल, तनाव, तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछ चुका है, यहाँ पर लिखने के लिए कह दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स, उस शक्ति को हम कहते हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक अथवा बाह्य शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, उसे प्रेरित करती है कार्य अथवा करने अथवा न करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्वेश्चन
अभी भी इसी पेपर में पूछ रखा है। इसका प्रतिपादन थॉर्न डाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट से 3 नियमों का प्रतिपादन किया। मुख्य नियम जिन्हें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम कहते हैं, और प्रभाव का नियम उन्हीं 3 मुख्य नियमों में से एक है। यह कहता है कि जब किसी कार्य को करने में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वह उससे प्रभावित हो जाता है, यानी उस पर उसे संतोष प्राप्त होता है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से संतोष प्राप्त होता है ना। तो यदि सकारात्मक संतोष प्राप्त होता है तब वो उस कार्य को दोबारा करने का प्रयास करता है। यदि नकारात्मक रूप से वो प्रभावित हुआ तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करना चाहता है। यही प्रभाव का नियम है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए यानी अधिगम कराना है, किसी भी चीज़ का अधिगम कराना है तो उस कार्य से उस बालक को, इस व्यक्ति को संतोष प्राप्त होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। कॉलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो ये जो है चिंपैंजी स्टूडेंट्स, चिंपैंजी के ऊपर ये जो है एक्सपेरिमेंट कॉलर ने किया था। चिंपैंजी बनमानुष होते हैं और ये जो चिंपैंजी है यह, इसका नाम सुल्तान था, जो कि अफ्रीका के कैनरी द्वीप पर यह एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था। और इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया है ना। और यह जो सिद्धांत है वह समग्रवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। पावलोव ने अपने प्रयोग में पहले घंटी बजाती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया बार बार होने पर अंत में क्या पाया गया, है ना। तो पावलोव के सिद्धांत को जो है हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि कुत्ते के ऊपर किया गया था। तो इसमें क्या था कि कुत्ते के अंदर एक ड्राइव होता है, उसके अंदर एक इच्छा होती है भोजन के प्रति, लार पैदा करने की। तो जब उस कुत्ते के सामने पहले भोजन दिया गया, उसके बाद घंटी बजाई गई, है ना, और यही क्रिया क्या बार बार की गई, तो एक समय ऐसा आया कि जब भोजन को हटा दिया गया, है ना, सिर्फ घंटी ही बजाने पर जो है वो लार आने लगी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि जो घंटी है उसका अनुबंधन कुत्ते की लार आने का जो गुण है उससे अनुबंधन हो गया। ठीक है, तो इसे ही कहा गया, अंत में जो है केवल घंटी से बजाने से ही कुत्ते के लार का आना शुरू हो गया। ठीक है, यही उनके एक्सपेरिमेंट में मिला था। ठीक है, इसीलिए इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी आपके व्यक्तित्व के लक्षण हैं ना। किसके हैं? व्यक्तित्व के लक्षण हैं। व्यक्तित्व जो है सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ये सभी व्यक्तित्व के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो स्टूडेंट्स मुख्य रूप से मानसिक संरचनाओं के निर्माण के लिए जीन पियाजे ने 2 प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन किया, जिसमें से एक का नाम है आत्मसातीकरण और जो दूसरी प्रक्रिया है उसको कहते हैं समविष्टीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण को अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं और समविष्टीकरण को एकोमोडेशन कहते हैं।
आत्मसातीकरण का मतलब जब कोई बालक अपनी मानसिक संरचनाओं में कोई नई जानकारी को जोड़ता है तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब बालक अपनी पहले की मानसिक संरचनाओं में कोई बदलाव कर देता है, कुछ परिवर्तन कर देता है, जो पहले से चीज़ें सीखी गई थी उसमें उनमें कुछ कमी है, उन कमी को जो है सुधारते हुए बदलाव करता है, तो इसको समविष्टीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये दो क्रियाएं हैं, याद रखिएगा। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी कारक जो है वो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि से क्या समझते हैं आप? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि व्यक्ति की बुद्धि के मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है जो एक अंक हमें देती है, और बुद्धि की उस अंक के द्वारा हम बुद्धि की मात्रा को जान सकते हैं। ठीक है, और यह जो बुद्धि लब्धि है इसे हम आईक्यू से प्रदर्शित करते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, और बुद्धि लब्धि जो होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु या मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, यही उसका सूत्र होता है। तो बुद्धि लब्धि एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं, ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा हम बुद्धि की मात्रा को अंकों में प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु को मेंटल एज और वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं में ही लीन रहता है, किसी अन्य व्यक्ति से वह बात करने में जो है थोड़ा झिझक उसको महसूस होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, स्वयं में ही लीन रहने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद यहाँ पर कर रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली है संवेदी पेशीय और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है वो 2 से लेके 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 2 से लेके 7 वर्ष तक जो है ये अवस्था चलती है, और इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने आगे 2 भागों में बांटा है। एक जो कि 2 से 4 वर्ष तक चलती है ना, 2 से 4 वर्ष तक चलती है, और आगे दूसरी जो अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष तक चलती है। तो 2 से 4 वर्ष तक की जो अवस्था है, ठीक है, उसको पूर्व प्रत्ययात्मक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व प्रत्ययात्मक काल कहा जाता है। और जो 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था है उसको आंतप्रज्ञ काल कहते हैं। आंतप्रज्ञ काल। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्होंने अवस्थाओं में बांटा है। तो ये जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है, इसमें बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। अर्थात वो इस अवस्था में
उसके अंदर जिज्ञासा की प्रबलता देखी जाती है। क्यों और कैसे? जैसे प्रश्नों को पूछने लगता है, अनुकरण करने लगता है, दूसरों के अनुकरण करता है, ठीक है। जैसे उसके सामने के लोग जो है वो कर रहे हैं वैसा ही वो भी करने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बालक आगे बढ़ता है, आंत प्रज्ञ काल की स्थिति आती है ना। और आंत प्रज्ञ काल की स्थिति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस अवस्था में बालक बिना विचार किए किसी वस्तु को या किसी भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है, उस पर कोई विचार नहीं करता। इसीलिए आंत प्रज्ञ काल इसका नाम रखा गया है। 3 बड़ी विशेषताएं हैं आंत प्रज्ञ काल की। इस अवस्था के बालकों में विभिन्न प्रत्ययों की समझ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात जो वो सामने देख रहे हैं उसी पर वो जो निर्भर रहते हैं। इसके बाद दूसरी जो इसकी विशेषता है, किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु का जो समझ है उसके सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष या विशेषताओं पर आधारित होती है। मतलब कि वो जो सामने वस्तु दिख रही है उसमें प्रमुख चीज़ें क्या हैं, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, सिर्फ उसी पर उसका ध्यान रहता है। आंतरिक और गहन बातों पर ध्यान इसमें नहीं रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है अविलोमीयता। अर्थात इस अवस्था में बालक को यदि कुछ दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन यदि दूसरी बार उसे पलट के उल्टा करके दिखाया जाएगा तो वो कहेगा ये दूसरी चीज़ है ना। यानी कि वो वस्तुओं के उलट देने पर उन्हें उसे पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्णन रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता से क्या तात्पर्य है? तो फ्रांसिस गाल्टन ने इस संप्रत्यय को दिया था और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, किसी न किसी माने में वह भिन्न होता है। यही है वैयक्तिक विभिन्नता। कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई व्यक्ति परोक्ष वस्तुओं के संबंध में, जो उसके सामने नहीं है, उसके संबंध में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर होती है तो उसे ही कल्पना कहा जाता है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना, तो अनुकरण द्वारा सीखना जो है जीन पियाजे के पूर्व प्रत्यात्मक काल में होता है। बालक जब किसी सामने वाले व्यक्ति की क्रियाओं को देखकर उसी को दोहराने का प्रयास करके सीखता है तो इसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। सीखने की तत्परता के नियम से क्या तात्पर्य? देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत से फिर एक सवाल पूछ रहा है कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होता है, तत्पर होता है, तो वह उस कार्य को करना जल्द से जल्द सीख लेता है, ठीक है। तो तत्परता के नियम के अनुसार सीखने के लिए विद्यार्थी को पहले तत्पर होना चाहिए, बालक को किसी काम को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? थकान का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी कार्य को करते करते हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, है ना, और शिथिल होकर उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती, तो वो थकान की स्थिति है। अब यहाँ पर मानसिक थकान की बात की जा रही है। तो कभी कभी हम मानसिक कार्यों को करते करते जो है हमारे मानसिक मस्तिष्क की पेशियां भी शिथिल हो जाती हैं, है ना, फिर वो ठीक से काम नहीं करती, हम कार्य में गलतियां करने लगते हैं, ठीक है। यही स्थिति जो है मानसिक थकान की होती है। यानी जब मस्तिष्क की मांसपेशियां, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो जो है शिथिल हो जाती हैं, ठीक से कार्य नहीं कर पाती, व्यक्ति गलतियां करने लगता है ना, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो है मानसिक थकान की स्थिति है, ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आराम देना चाहिए अपने मस्तिष्क को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो ध्यान दीजिएगा, कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी व्यक्ति के समक्ष यदि कोई समस्या रखी जाए
तो वह उस समस्या का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब अपने आसपास की, उस समस्या के आसपास की पूरी परिस्थिति को समझता है, और उस प्रत्यक्षीकरण के बाद उसके मस्तिष्क में एक सूझ उत्पन्न होती है, एक इंसाइट या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, और उस अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा वह उस परिस्थिति में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान कर लेता है, और इस समस्या के समाधान से वह अधिगम भी कर लेता है। ठीक है, यही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो कि कोहलर ने चिंपैंजी पर जो है वो किया था। ठीक है, अब आगे आएंगे, सीखने में परिपक्वता का क्या योगदान है। तो सीखने में परिपक्वता जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि परिपक्वता समय के अनुसार बालक के अंदर किसी विशेष समय में किसी कार्य को करने की क्षमताओं को धीरे धीरे जो है वो डेवलप करती है, विकसित करती है। इसे ही परिपक्वता कहते हैं। तो बालक जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर भिन्न भिन्न जो है क्षमताएं धीरे धीरे उत्पन्न होती जाती हैं, और जिस तरीके से उसके अंदर क्षमताएं उत्पन्न होंगी उसी तरीके से वो उसी तरीके की चीज़ों को वो सीखेगा, है ना। तो यदि हम कहें कि कक्षा 10 की चीज़ों को कक्षा 3 में ही सिखा दिया जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वह परिपक्वता की स्थिति नहीं आई जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थी में होती है। ठीक है, तो परिपक्वता के अनुसार ही अधिगम की मात्रा तय की जाती है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि सीखने में परिपक्वता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए, तो ये रहा हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। वीडियो में अंत तक बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपने इस वीडियो में कई सारी चीज़ें जो है वो सीखी होंगी। अभी तक बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, जो है एक अवश्य ही आप अच्छा स्कोर जो है अपने इस एग्ज़ाम में कर पाएंगे, है ना। तो अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं उस अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ दिन।